आज का हमारा जो टॉपिक है ये कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण है और ये सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। बाकी चैप्टर्स में जो प्रश्न आते हैं उनको आप अंदाजे से भी कर सकते हो। इस चैप्टर में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी से करेंगे सीधा और हम कोशिश करेंगे कि हम उन जगहों को ढूंढें जहाँ से सीधे प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावना बनती है। चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में हम नॉर्मली जो जगत वर्गीकरण पढ़ते हैं वो 5 जगत की प्रणाली होती है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमलिया जगत आते हैं। इसमें जो प्रश्न बनते हैं बुक में देखो यहाँ लिखा हुआ है, लीनियस के काल में सभी पादपों को और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। तो ये खुद में एक प्रश्न है कि लीनियस के समय में क्या पंच जगत प्रणाली थी। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियस के समय में एक द्विजगत प्रणाली थी। तो एक प्रश्न ये बन जाता है। यहाँ से हम इन सबको एक साथ नोट करते जाते हैं। हालांकि आप अगर बुक लेकर बैठेंगे तो आप इनको खुद नोट कर सकते हो। बेहतर होगा ये आपके लिए कि आप इसे बुक से खुद नोट कर लें। तो एक तो ये प्रश्न है कि लीनियस के काल में सभी पादप प्राणियों के लिए एक द्विजगत प्रणाली विकसित की गई थी और उन्हें 2 ही जगत में डाला गया था, प्लांटी और एनिमिलिया। और अगर ये प्रश्न पूछे कि प्लांटी में क्या क्या था, एनिमिलिया में क्या क्या था, तो आप एक मोटा मोटा आइडिया रखो कि अगर आपने पंच जगत प्रणाली पढ़ी है तो जितनी भी कोशिका भित्ति वाले जो जितने भी जीव हैं उन सबको प्लांटी में डाल दिया और बिना कोशिका भित्ति वालों को एनिमिलिया में डाल दिया गया था। इसके बाद एक प्रश्न आता है यहाँ से, ये सारणी, और ये है पंच जगत प्रणाली की सारणी। ये पंच जगत प्रणाली है। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि किसने दी थी, RH वेइटटेकर ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लीनियस ने पंच जगत नहीं दी थी, लीनियस ने सिर्फ 2 जगत दी थी और वेइटटेकर ने पंच जगत प्रणाली दी थी। तो इसका मतलब जहाँ पे कन्फ्यूजन है वहीं पर प्रश्न है। तो अगर प्रश्न में लिखा जाए कि पंच जगत प्रणाली लीनियस ने दी गई तो वो कथन असत्य होगा। पंच जगत प्रणाली वेइटटेकर ने दी थी। और इस प्रणाली में ये सारणी है, ये आपके लिए गोल्डन रहेगी। तो आप इसको स्टार लगा लीजिए और यहाँ से सबसे ज़्यादा चांस बनता है कि प्रश्न आएगा। ये पूरा जगत पंच जगत प्रणाली का एक तरह से समरी है ये। और इसके अलावा यहाँ से प्रश्न आता है, ये जो पूरी लाइनिंग है ये खुद एक प्रश्न बनती है। तो इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। इस हिस्से से प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है कि वेइटटेकर ने जो पंच जगत प्रणाली दी थी उसके वर्गीकरण का आधार क्या था। ये प्रश्न पूछा भी गया है सेकंड ग्रेड में पहले भी। तो कोशिका का प्रकार, कोशिका की भित्ति, केंद्रक, उसकी बॉडी संरचना, पोषण की विधि और प्रजनन की विधि। यहाँ ये वापस लिखा गया है कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, यहाँ पे जिसे काय संरचना लिखा है इसे यहाँ पे शारीरिक संरचना लिखा है। पोषण की प्रक्रिया लिखा है कि वो कैसे पोषण करते हैं। प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध, प्रजनन और जाति वृत्तीय संबंध लगभग एक सही है, आप प्रजनन याद रखिए। और इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। मैं आपको पंचजगत प्रणाली को सबसे शॉर्ट तरीके से आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये पता हो कि ये सारणी कहना क्या चाहती है। फिर इस सारणी को वापस देखेंगे। पंचजगत प्रणाली को आपको समझना है तो आपको ये समझना है कि वेइटटेकर ने दी थी ये, और वेइटटेकर ने कुल 5 जगत बनाए। 5 जगतों के नाम हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, एक बार फंगस लिख लेते हैं इसको, प्लांटी और एनिमिलिया। अगर आपसे पूछे कि ये जगत है ये किस आधार पे बनाए गए हैं, हालांकि वेइटटेकर ने जो दिया था उसमें लगभग 5 आधार हैं। हम वो 5 आधार देख लेंगे अभी एक साथ। तो आप देखना कि अगर आपको मोनेरो छांटना है, मोनेरा, तो आप जो जीव सबसे पहले मिलता है ऐसा नहीं है कि उसका पूरा परीक्षण किया जाता है। आप नॉर्मली उसकी कुछ फीचर्स को देख कर ही उसको मोनेरा घोषित कर सकते हो। सबसे बड़ी फीचर इसका क्या होगी जो इसको यूनिक बनाती है, और ये हर किसी में एक एक दो दो ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो इसकी पहली फीचर होगी कि ये प्रोकैरियोट होगी। प्रोकैरियोट यानी इसमें केंद्रक होगा, वो पैक्ड नहीं होगा, ओपन केंद्रक होगा, बस ये मोनेरा है। इसकी एक ही फीचर है कि इसकी जो केंद्रक के अंदर है जो डीएनए है वो उसकी कवर नहीं होगी। इसका मतलब जिसमें डीएनए का कवर नहीं होता उसको हम केंद्रक भी नहीं कह सकते। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसकी एक ही फीचर है कि इसमें केंद्रक नहीं होता। इन सब में केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक, इसमें केंद्रक, इसमें केंद्रक, इसमें केंद्रक। तो ये सब है यूकैरियोटिक और ये है प्रोकैरियोटिक।
तो एक फीचर तो ये है। अब आपसे ये कहें कि प्रोटिस्टा क्या है, तो प्रोटिस्टा को आप ये कह सकते हैं कि मिसलेनियस है, जो किसी में भी ना फिट बैठे प्रोटिस्टा में बैठता है। ये प्रश्न आ सकता है कि इनमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटिया, एनिमिलिया, इनमें से कौन सा जगत है जो सबसे ज़्यादा बिना बाउंड्री वाला जगत है, जिसकी कोई फिक्स सीमा निर्धारित नहीं है, तो वो है प्रोटिस्टा। फिर भी इसकी एक फीचर है जो बेसिक हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर चलती है, वो फीचर ये है कि ये प्रोकैरियोट है तो ये सारे यूकैरियोटिक हैं। तो इसका मतलब ये तो आप लिख ही लो कि ये सारे क्या हैं, यूकैरियोट, 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 और ये भी यूकैरियोट। तो अब इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ये है कि यूकैरियोट तो है पर ये सिंगल सेल है, ये प्रोकैरियोट है सिंगल सेल है, फिक्स है, सारे सिंगल सेलुलर प्रोकैरियोटिक। तो इसकी दूसरी फीचर क्या है कि ये सारे सिंगल सेलुलर है, एक कोशिकीय है। ये यूकैरियोटिक है और ये भी एक कोशिकीय है, तो ये इसकी दूसरी फीचर है। फंगस की क्या फीचर है, अब ये फंगस एक कोशिक भी हो सकता है, बहुकोशिक भी हो सकता है, प्लांटिया एक कोशिक भी हो सकता है, बहुकोशिक भी हो सकता है, एनिमिलिया एक कोशिक या बहुकोशिक हो सकता है। तो फिर फंगस की क्या फीचर है, सिंगल सेल्यूलर। अब देखो इसमें कमी क्या है, मैंने ये क्यों कहा कि इसकी बाउंड्री नहीं है, बुक में लिखा है इसकी फिक्स बाउंड्री नहीं है, क्योंकि सिंगल सेल्यूलर इसमें भी है, तो और ये भी एक कोश यूकैरियोटिक है, तो ये फीचर इसमें भी आता है। फिर इसमें फंगस में क्यों, कुछ जीवों को फंगस में डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि फंगस की एक अलग फीचर है जो इसको स्पेशल बनाती है, इसकी कोशिका भित्ति। ये किसकी बनी होगी हमेशा, काइटिन की। तो फिर इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की, प्लांटी में, और इसके अंदर कोशिका भित्ति होती नहीं है। तो फिर अगर आपसे पूछ ले कि अगर इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की है तो इसके अंदर क्या कोई एक कोशिकीय जीव है, तो इसके अंदर एकमात्र एक कोशिकीय जीव होता है फंगस में, वो है यीस्ट। यीस्ट याद रखोगे, एकमात्र एक कोशिकीय फंगस। तो इसको इसमें क्यों डाला है फंगस में, अगर ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है, वो सिंगल सेलुलर है, तीनों फीचर है इसके पास, तो फिर इसको फंगस में क्यों डाला, तो इस कोशिका भित्ति के कारण, काइटिन की कोशिका भित्ति होती है। फिर फंगस में एक एक्स्ट्रा फीचर और होती है, ये फीचर आप तब समझोगे जब आप इन तीनों को समझ लो। भी मान लेते हैं एक बार इन दोनों को हम सूक्ष्म जीव है नहीं ढूंढ पाए, और ये बड़े जीव हैं, इनको अगर आप बहुकोशिकीय जीव है ये सब, इसमें एक यीस्ट को छोड़कर ये सब क्या है, बहुकोशिकीय। प्लांटी में अगर कोई एक कोशिकीय मिल जाता है तो उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया जाता है। जैसे शिवाल, शिवाल एक कोशिकीय होता है, तो पहले उसको प्लांटी में मानते थे, अब उसको प्रोटिस्टा में मानते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि प्लांटी में एक कोशिकीय प्लांट मानते ही नहीं है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि इन तीनों को अगर बांटना हो, अगर बच्चों को बताना हो कि ये क्या चीज़ है, तो आप ये बताओगे, देखो एनिमिलिया होता है, ये यूकैरियोटिक होता है, एनिमिलिया चल फिर सकता है, तो इसकी एक फीचर है मोटाइल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसकी एक्सक्लूसिव फीचर है, गारंटी नहीं है, मोटाइल नॉन मोटाइल भी हो सकता है ये, पर ये चल सकता है, ये इसकी एक फ़ीचर है, ये आप बच्चों को बता सकते हो। फिर इसकी एक फ़ीचर और है जो इन तीनों को एकदम यूनिक बनाती है, वो है प्लांटी को सेंटर लो। प्लांटी होता है स्वपोषी और एनिमेलिया होता है विषमपोषी, मगर ये खाना अंदर ग्रहण करता है। और फंगस, फंगस क्या होता है, फंगस, आप कोई भी एक कॉमन फंगस दिमाग में डालो, आपको क्या लगता है, फंगस को एक दूसरा नाम भी देते हैं, फंगस का एक स्पेशल नाम होता है, फंगस को कहा जाता है मृतजीवी। तो अगर फंगस को मृतजीवी कहा जाता है तो फिर मृतजीवी किसको मानेंगे, भी आप खाना खा रहे हो, आप जिंदा से खाओ चाहे मृत से खाओ, खा तो खाना ही रहो ना। फंगस का खाने का एक तरीका अलग होता है, इसका खाना प्राप्त करने का तरीका क्या होता है, इसको सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं। अंग्रेजी नाम पे मैं कोशिश करूँगा आप ना उलझो, ये एक ऐसा शब्द है मैं नहीं कह सकता कि एग्जाम में इसका कोई महत्वपूर्ण योगदान है, पर इसको हिंदी में मृतजीवी कहते हैं। और ये सड़ी गली चीज़ों पर जिंदा रहता है। सड़ी गली का यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब है कि इसका जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, एक्सटर्नल होता है। देखो प्लांटी स्पष्ट है कि स्वपोषी है, इसकी एक फीचर है जो इसको बिल्कुल अलग लाइन में डाल देती है कि जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है यूकैरियोटिक है, बहुकोशिक है, वो प्लांटी है। एनिमिलिया हम कह सकते हैं कि वो प्लांटों पर निर्भर है। फंगस है, ये प्लांट पर और एनिमिलिया और दोनों पर निर्भर है, मगर ये इनको खाता नहीं है, ये इनको बाहर ही पचाता है। पहले ये एंजाइम छोड़ता है बाहर
और बाहर एंजाइम छोड़कर इनकी बॉडीज़ पर, अगर ये मर चुके हैं, अगर ये जिंदा है तो इनकी बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी ना उस एंजाइम को कि वो उसे पचा डाले। हमारा शरीर रेजिस्टेंस होता है इतना, तो हमारा शरीर खुद का ख्याल रख सकता है। पर मान लो कि कोई जीव मर गया, तब उसका शरीर अपना बचाव नहीं करेगा, तब उस पर फंगस लगेगी और फंगस उसके ऊपर एंजाइम छोड़ेगी। एंजाइम छोड़कर उसके जितने भी काम के कार्बनिक मटेरियल है उनको पहले बाहर पचाएगी, अपने हिसाब से डालेगी, फिर उसको सोख लेगी। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं एक्सटर्नल डाइजेशन होता है, और यही फंगस को अलग बनाता है। तो आप इनको पढ़ोगे, ये दो एकदम सिंपल है, इनकी फीचर बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल क्या है, मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर। बस इनकी कहानी खत्म। फंगस, प्लांटी, एनिमिलिया, तीनों को बांटना है तो प्लांटी को सेंट्रल में रखो। प्लांटी क्या है, प्लांटी वो है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, स्वपोषी है। तो फिर एनिमिलिया क्या है, जो प्लांट पर निर्भर करते हैं और विषमपोषी है। तो फंगस क्या है, फंगस वो है जो प्लांट और एनिमिलिया पर निर्भर करते हैं, मगर इन्हें मारते नहीं हैं, बल्कि मरे हुए को ही पचाते हैं, बाहर एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं और फिर उनको ग्रहण कर लेते हैं। फिर फंगस की एक और फीचर आ जाती है, वो है कि इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की होती है, इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है, और इसकी कोशिका भित्ति होती नहीं है। एनिमिलिया में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती। आपको एग्जामिनर यहाँ गुमराह कर सकता है, कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली लिख सकता है। तो इन सब में एक चीज़ ध्यान रखोगे कि कोशिका झिल्ली का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो लगभग 100% नहीं, हल्का फुल्का वेरिएशन हो सकता है, सेम होता है। क्या होता है फीचर, तो कोशिका झिल्ली कहीं पूछ ले या अंदर भी पूछ ले, जैसे पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पूछ ले, क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली पूछ ले, उन सब की झिल्ली और खुद कोशिका की झिल्ली, सबकी स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है। और स्ट्रक्चर में क्या होता है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब क्या होता है, देखो लिपिड क्या होता है, लिपिड कार्बन की लंबी संरचना जो घी या तेल का निर्माण करती है। तो इनके अंत में कौन सा समूह होगा, COOH समूह, और एक तरफ फॉस्फो समूह भी होगा। COOH में से कुछ हटाकर आप फॉस्फो जोड़ दो, कुछ भी आप समझ लो एक बार के लिए, तो एक लंबी संरचना बनेगी जिसके एक तरफ फॉस्फो समूह है, ये फॉस्फोलिपिड है। और बाइलेयर का मतलब ये भी, ये एक फॉस्फोलिपिड समूह है, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है, ये फॉस्फेट है, और ये ऐसे जुड़ते हैं और दोनों तरफ, सॉरी इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझो, और इसको ऐसे समझो, ये एक परत बनाते हैं ऐसे। अभी ये जो हिस्सा है ना, ये कार्बन का लंबी श्रृंखला ये है, ये वाला हिस्सा। तो ये क्या होता है, जल विरागी होता है। कार्बन की लंबी श्रृंखला क्या होती है हमेशा, जल विरागी। तो जल विरागी भाग अंदर की तरफ रहता है, और जल रागी भाग है ना, जो जल से कनेक्शन ले सकता है, ये हमेशा बाहर की तरफ रहता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी सेल होती है ना, वो ज़्यादातर जल से कनेक्टेड होती है। तो अगर ये बाहर वाला हिस्सा जल विरागी होगा तो ये जल कभी ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। तो बाहर वाला हिस्सा होता है जल रागी, और अंदर वाला हिस्सा होता है ये लंबी कार्बन की श्रृंखला होती है, ये जल विरागी होती है। और ये टोटल 2 लेयर बन जाती है, इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। एक्स्ट्रा चीज़ बता दी आपको, इसको छोड़ देते हैं एक बार के लिए और सीधा चलते हैं इस हिस्से पर। आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमिलिया की ये जो एक्सक्लूसिव फीचर है, जिनके आधार पर हम इनका एक्सक्लूसिव वर्गीकरण कर सकते हैं, इनकी बेस फीचर यही है। बाकी फीचर है ये कनेक्टेड है, और गारंटी नहीं कि सब में सेम हो सकता है प्लांटी में कुछ और फीचर्स हो जो खुद प्लांटी में ही चेंज होती रहो, कुछ प्लांटी में है कुछ प्लांटी में नहीं। पर ये फीचर ये है, जो मोनेरा में है तो सभी मोनेरा में ये होगी। क्या फीचर होगी कि अगर मोनेरा है तो वो प्रोकैरियोटिक होगा, गारंटी है वो प्रोकैरियोटिक होगा और एक कोशिकीय होगा। अगर वो प्रोटिस्ट है तो वो यूकैरियोट होगा और हमेशा एक कोशिकीय होगा। तो ये दोनों एक कोशिकीय है, बस ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है, ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है। फंगस, प्लांटी और एनिमिलिया को पकड़ना है तो प्लांटी को पकड़ो, प्लांटी स्वपोषी होता है, हालांकि ये तीनों यूकैरियोटिक है। प्लांटी स्वपोषी होता है, एनिमिलिया विषमपोषी होता है और फंगस मृतजीवी होता है। इनके ये तीनों के नाम है। इसको भी हम विषमपोषी कह सकते हैं, मृतजीवी भी एक तरह से विषमपोषी है, पर इसका डाइजेशन का तरीका अलग होता है। ये किसी सड़ी गली चीज़ पर ही लगता है, जब वो सड़ी गला जानवर या कोई पादप होता है, जब खुद का बचाव करने लायक नहीं रहता, तब ये उस पर एंजाइम छोड़ते हैं, उनके बाहर ही उनका कार्बनिक पदार्थ अपने हिसाब से डालते हैं और फिर उनको अवशोषित कर लेते हैं। तो इनका ये जो नाम है मृतजीवी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इनको मृतजीवी भी कहा जाता है। किसको, फंगस को। ये छठी क्लास में लिखा है, फंगस को मृतजीवी कहा जाता है। और छठी क्लास में तो सच्चाई ये है कि फंगस लिखा ही नहीं है, सीधा मृतजीवी लिखा है। और प्लांटी स्वपोषी है,
एनिमलिया विषमपोषी है। इनकी एक्स्ट्रा फीचर्स है जो गारंटी नहीं है कि इनमें हो। ये चल सकते हैं, प्लांट चल नहीं सकते। फंगस, इनमें कुछ ऐसी फीचर है जो हम कह तो नहीं सकते चल सकते हैं, पर लगभग चलने वाले लक्षण दिखा देते हैं। जैसे ये मान लो कि संरचना बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जुड़ कर कनेक्ट हो कर आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये कह सकते हैं कि चलता हुआ प्रतीत हो सकता है, पर शुड्डो मोटाइल है, मोटाइल नहीं है ये। बस ये फीचर है। और अब इस फीचर को आप बुक में कैसे बनाओगे, तो मैं एक बार के लिए आपको क्लीन बना के दे देता हूँ। मोनेरा या परमानेंट याद रखोगे, और प्रोटिस्टा, फिर आता है फंगस, फिर आता है प्लांट, और फिर आता है एनिमिलिया। पहली फीचर, इसके पास दो ही है फीचर जो इस परमानेंट इनके पास होता है, प्रोकैरियोटिक होट होते हैं और एक कोशिक होते हैं। ये यूकैरियोट होते हैं और एक कोशिक होते हैं। यानी अगर प्रश्न आ जाए प्रोटिस्टा क्या है, सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक। फंगस क्या है, इनके पास देखो यूकैरियोटिक है, इसको हम एक्सक्लूसिव कह सकते हैं। ये तो सारे फंगस यूकैरियोटिक होंगे। इनकी जो कोशिका भित्ति है ना, चलो भोजन के प्रकार पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बेस फीचर है। इसमें भी लिख देते हैं कि ये यूकैरियोटिक है, इसमें कह देते हैं कि ये यूकैरियोटिक है। फिर इसमें हम कह सकते हैं कि ये स्वपोषी है, और ये प्लांट पर निर्भर है, विषमपोषी है, और ये इंटरनल डाइजेशन करते हैं। ये भी विषमपोषी है, बट विषमपोषी में कौन से, मृतजीवी, ये इसका इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ से फीचर चलता है कोशिका भित्ति। अभी ये भी खासियत है इनकी जो तीनों में ही है। इसमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनती है, इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनती है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। इसमें कोशिका भित्ति होती नहीं है। बस इन सब में दो दो फीचर है, इन सब में तीन तीन फीचर। ये इनकी वो फीचर है जो गारंटेड है सब में। फंगस में एक अपवाद है जो इस प्रोटिस्टा में आने से रोकता है एक जानवर को, जिसका नाम है यीस्ट। यीस्ट क्या है, यीस्ट है एक कोशिक यूकैरियोटिक। तो इस नियम से देखें तो ये प्रोटिस्टा होना चाहिए, पर इसके पास क्या है, काइटिन की भित्ति, और काइटिन की भित्ति आती है ऑटोमेटिकली किस में चला गया, फंगस में। फिर प्लांट, इसमें एक जो आपको गुमराह कर सकता है वो है शिवाल, और शिवाल अब आजकल प्रोटिस्टा में डाला जाता है। शिवाल एक कोशिकीय होते हैं और वे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो देखने में आपको लग सकता है कि वो प्लांट है, पर वो प्रोटिस्टा है, मान लेते हैं उनको। एनिमिलिया, एक कोशिकीय एनिमिलिया हो सकते हैं, पर जो इसको यहाँ आने से रोकता है वो क्या है, यूकैरियोटिक होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं, यहाँ आते ही। और इसके अलावा एनिमिलिया में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती। इस चीज़ को आप देखो। इसके बाद इस सारणी को आप कुछ देर के लिए देखो, और फिर देखना कि जो हमने सारणी बनाई है वो यहाँ पे देखो इसमें है लगभग, वो 5 फीचर यहाँ पे मिल जाएगी आपको। इस सारणी में अगर आप देखोगे तो देखो हमारे एनिमिलिया में कोई एक कोशिकीय जीव नहीं होता। एनिमिलिया जो होता है वो स्ट्रिक्टली बहुकोशिकीय होता है, क्योंकि एक कोशिकीय एक यूकैरियोटिक है तो वो सीधा प्रोटिस्टा में चला जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे कि उनमें होता ही नहीं है। चलो इस सारणी को देखो और यहाँ से वो चीज़ें निकालने की कोशिश करो। हमने यहाँ से क्या क्या देखा, देखो इस सारणी से उस सारणी के क्या क्या उत्तर मिल सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि वेट टेक करके वर्गीकरण का आधार क्या था, तो आधार यहाँ से देखो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक। इससे हमें वर्गीकरण का पहला आधार पता चलता है। ये क्या आधार हो सकता है,
हमें यहाँ पे चलता है आधार कोशिका का प्रकार यानी सेल टाइप। ये एक उत्तर मिल गया। ठीक, और क्या मिलता है? एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, इसको बोलते हैं कोशिका शारीरिक संरचना। देखो ये कोशिका का प्रकार है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, और एक कोशिका बहुकोशिका। ये शरीर की संरचना है कि शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो इसको हम बोल सकते हैं काय संरचना या शरीर की संरचना, शारीरिक संरचना। हमें ये दूसरा आधार मिल गया। तीसरा देखो विषमपोषी स्वपोषी विषमपोषी, इसका जिक्र है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पोषण का प्रकार भी इसका एक आधार है। फिर चौथे में देखो कोशिका काइटिन सेलुलोज, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति भी इसका एक आधार है। और फिर देखो इसके अंदर और क्या शामिल हो जाता है, एक जो इसमें नहीं लिखा हमने कहीं पर भी, वो है जनन विधि। बस ये इसमें इस सारणी में आपको पता नहीं चलता, वो भी आपको अलग से याद रख लोगे कि एक जनन की विधि है, प्रजनन की विधि, वो इनको आधार बन सकती है। अब देखो कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, कोशिका संरचना यानी यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, शारीरिक संरचना यानी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है, पोषण की प्रक्रिया यानी स्वपोषी या विषमपोषी या मृतजीवी है, प्रजनन और प्रजनन ये आप अलग से याद रखोगे। तो इसका मतलब जो व्हिटेकर ने वर्गीकरण का जो आधार बनाया था वो यही आधार थे, और यहाँ से प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा वर्गीकरण का आधार नहीं था। तो कोई ऐसा पूछ ले कि कोई निवास स्थान, तो निवास स्थान कोई वर्गीकरण का आधार नहीं है, उसका कोई आवास वर्गीकरण का आधार नहीं है। वर्गीकरण के सिर्फ ये इतने ही आधार है। फिर ये सारणी का ये लाइन क्लियर हो जाता है। उसके बाद ये देखो मोनेरा में सेलुलोज की भित्ति होती है, कोशिका भित्ति आपको सबको पता होनी चाहिए। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में नहीं होती, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जो फिक्स नहीं है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। पर मोनेरा में पूछ सकता है कि सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। फंजाई में सेलुलोज नहीं होता, काइटिन होता है। प्लांटी में सेलुलोज होता है, यूकैरियोटिक में होती नहीं है। केंद्रक पूछ ले, मोनेरा है चूँकि प्रोकैरियोटिक है, नाम से ही पता है प्रोकैरियोटिक है, तो केंद्रक तो नहीं है, इन सब में केंद्रक है। काय संरचना, मोनेरा एक कोशिकीय होता है, ये एक कोशिकीय होता है, ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है, ये एक कोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, बाकी सारे बहुकोशिकीय हैं। फंजाई में एक अपवाद है, कौन सा? यीस्ट फंगस है एक कोशिकीय, तो वो प्रोटिस्टा में जाता है, उसमें कुछ और क्वालिटीज भी है। प्लांटी निश्चित तौर पर एक कोशिकीय होता है, और एनिमेलिया एक कोशिकीय होता है। पोषण विधि, ये मोनेरा स्वपोषी भी हो सकता है, विषमपोषी भी हो सकता है, मृतजीवी भी हो, ये क्योंकि इसमें फीचर हमने पोषण का आधार इसका बनाया नहीं ना, असल में इसका फीचर एक ही है जो इसको अलग मोनेरा बनाता है। प्रोकैरियोटिक होना चाहिए और एक कोशिकीय होना चाहिए, बस ये दो ही फीचर है। मोनेरा मतलब एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक तो इसका मतलब पोषण की विधि इसकी कोई फिक्स नहीं है, तीनों प्रकार के पोषण कर सकता है, स्वपोषी, विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषी। और प्रोटिस्टा, इसका भी हमने एक ही आधार बनाया था कि यूकैरियोटिक होना चाहिए, एक कोशिकीय होना चाहिए। तो मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, तो इसका मतलब हमने इसमें नहीं बनाया कि पोषण आधार, तो पोषण आधार नहीं बनाया, इसका मतलब ये पोषण स्वपोषी भी कर सकता है, या परपोषी भी हो सकता है। और मृतजीवी नहीं होता है, इसने नहीं ऐड किया। और मृतजीवी होता है क्योंकि वो सारे हम फंगस में डाल लेते हैं। मृतजीवी वो होते हैं जो इनका एक्सटर्नल पाचन करते हैं, जो एंजाइम बाहर छोड़ देते हैं, वो फंगस होते हैं, सड़ी गली चीज़ों पर लगते हैं। यूकैरियोटिक होता है और इसके अंदर पोषण का आधार होता है, इसलिए इसको हमने फिक्स कर रखा है। ये मृतजीवी और परजीवी होता है, प्लांटी होता है, ये स्वपोषी होता है, एनिमली होता है, ये प्रपोषी होता है। ये इसके अलावा समभोजी, मृतपोषी, एनिमली कुछ भी कर सकता है, पर बेसिकली हम कहते हैं कि ये खाता है, इंटरनल डाइजेशन करता है। फिर प्रजनन की विधि, यहाँ से एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ आसानी से समझ में नहीं आती वहाँ कुछ भी हो सकता है यहाँ से प्रश्न ही ना बने, क्योंकि कोई फिक्स चीज़ नहीं है। मोनेरा में संयुग्मन होता है, प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन एवं संयुग्मन होता है, फंजाई में निषेचन, प्लांटी में निषेचन, एनिमेलिया में निषेचन। ये जो तीनों है ना, इनकी बहुत सारी फीचर्स मैच सी करती है, इनका पोषण में अंतर आ जाता है, बाकी इनकी बहुत सारी फीचर मैच करती है। तो ये हम कह सकते हैं कि इनका निषेचन होता है और इनमें संयुग्मन होता है, संलयन होता है। बस ये सारणी याद कर लेना आप, यहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा। एक बार के लिए मैं फास्ट रिवाइज दे दूँ। जो इनको आधार है मोनेरा, एकमात्र आधार कि प्रोकैरियोटिक होना चाहिए, सिंगल से यूनिसेल्युलर होना चाहिए। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होना चाहिए, यूनिसेल्युलर होना चाहिए। इन तीनों में जो मेन आधार है वो है कोशिका भित्ति और खाने का तरीका। कोशिका भित्ति इसमें होती नहीं है, इसमें सेलुलोज की होती है, इसमें काइटिन की होती है। खाने का तरीका, ये मृतजीवी होता है, बाहर
एक्सटर्नल डाइजेशन करता है, ये स्वपोषी होता है, ये खाता है, इंटरनल डाइजेशन करता है बस। और जनन की विधि 3 महीने निषेचन होता है, और ये याद कर लेना। फिर यहाँ से प्रश्न होता है। ये 3 चीज़ें यहाँ क्लियर है। अब देखिए, हम 5 जगत वर्गीकरण से मुद्दों ये जो भी है, इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलरिच, मोस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों में रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग। ये क्या कहना चाहता है? ये सीधा सीधा बात है। ये कहना चाहता है कि 5 जगत से पहले जो सिस्टम चलता था वो था 2 जगत का, जो लीनियस ने दिया था। 2 जगत कौन से? एक हम बोलेंगे प्लांट और एक हम बोलेंगे एनिमिलिया। तो क्या आधार क्या था इनका? आधार यह था कि जिसमें कोशिका भित्ति होगी वो सारी क्या होंगे? प्लांट। किस में होती है कोशिका भित्ति? देखो, बैक्टीरिया में होती है, साइनोबैक्टीरिया में होती है, फंगस में कोशिका भित्ति होती है काइटिन की, मोस, फर्न, जिम्नोस्पर्म ये तो वैसे ही प्लांट है, एंजियोस्पर्म ये प्लांट है। तो इन सबको किस में डाल दिया? प्लांट में। तो पूछ ले कि बैक्टीरिया को लीनियस ने किस में डाला, या लीनियस के टाइम में जो सिस्टम होता था द्विजगत, तो बैक्टीरिया को किस में डालते थे? तो बैक्टीरिया को डालते थे प्लांट में। क्यों? क्योंकि एक ही आधार था, कोशिका भित्ति। कोई पूछ ले कि साइनोबैक्टीरिया को किस में डालते थे? ये साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया ही है एक तरह का, बस प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया ही है। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होता है, बाकी इनमें बैक्टीरिया की फीचर होती है। तो ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया है तो फिर इसका मतलब कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है तो फिर इसको पादप वाली लाइन में डाल दिया। तो बाकी सबको जो इस जगत जिनमें कोशिका भित्ति नहीं थी उन सबको डाल दिया एनिमेलिया यानी जंतु वाले लाइन में। अगर अब तीसरा प्रश्न जो यहाँ इसमें बनता है वो है, जीवन के 3 अनुक्षेत्र पद्धतियाँ भी प्रस्तावित की गई। ये यहाँ से एक बार प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में कि देखो हमने कौन कौन सी पद्धतियाँ पढ़ी है। सारी पद्धतियाँ अगर एक बार समराइज देखें तो एक तो हमने पढ़ी द्विजगत पद्धति जिसमें प्लांट और एनिमलिया होता है। एक हमने पढ़ी 5 जगत। एक इसके अलावा होती है 3 डोमेन। डोमेन जगत से थोड़ा अलग है। 3 डोमेन 6 किंगडम, इसका पूरा नाम ये है। इसमें 3 डोमेन होते हैं, 6 किंगडम होते हैं। 3 डोमेन कौन कौन से होते हैं? तो देखो, मोनेरा के 2 पार्ट कर दिए, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, और एक सीधा यूकेरियोटिक। बस ये 3 डोमेन है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकेरियोटिक। क्योंकि मोनेरा में क्या होते हैं? मोनेरा होता है सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, और एक कोशिकीय प्रोकैरियोट होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया आते हैं। यानी मोनेरा के 3 अर्थ समझ सकते हो। मोनेरा का मतलब क्या है? परिभाषा में समझ लो बस, मोनेरा मतलब लगभग बैक्टीरिया। दुनिया के जितने बैक्टीरिया हैं सारे मोनेरा है। क्या फीचर होता है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। पर इसमें खुद के बैक्टीरिया होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राचीन बैक्टीरिया जिसको आद्य बैक्टीरिया कहते हैं, एक यू बैक्टीरिया जो थोड़े से हम कह सकते हैं मॉडर्न बैक्टीरिया है। हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स इनकी कोई टाइमलाइन है, पर आप मोटा मोटा समझ सकते हो कि ये प्राचीन किस्म के बैक्टीरिया हैं। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो तब के टाइम के हैं जब पृथ्वी नई नहीं बनी थी। पृथ्वी नई नहीं बनी थी तब बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ थी, हेवी टेम्परेचर था, तो ये उच्च तापमान वाले बैक्टीरिया हैं। और नमकीन पानी वाले बैक्टीरिया जो अत्यधिक नमकीन पानी में ज़िंदा रह सकते हैं, अत्यधिक गर्म पानी में ज़िंदा रह सकते हैं, जो अत्यधिक अम्लीय जगह में ज़िंदा रह सकते हैं, जो मीथेन उत्पन्न करते हैं। तो ये उस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया। और जो यू बैक्टीरिया जिनको असली बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया कहते हैं, ये नए प्रकार के बैक्टीरिया। हम सबसे ज़्यादा जब बैक्टीरिया पढ़ते हैं तब हम इनको पढ़ते हैं। ये तो गुणों के आधार पे अंतर है कि आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये हार्श कंडीशन में ज़िंदा रह सकते हैं, पर जो बेसिक जो इनमें फ़र्क होता है ना, ये कोशिका भित्ति की हल्की संरचना में फ़र्क होता है। एक में इत्र की लिपिड पाया जाता है, एक में ईस्ट का लिपिड पाया जाता है, एक में पेप्टिडोग्लाइकेन की जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, एक में नहीं पाई जाती। ये फीचर है। पर बुक में बस इतना आपको याद रखना है कि जिक्र नहीं किया है, तो हम यही ध्यान रखेंगे। बुक में इतना लिखा है कि आर्की और यू बैक्टीरिया में जो अंतर है वो अंतर बस कोशिका भित्ति के आधार पर है। तो एक इस चीज़ को अपन नोट कर लेते हैं कि हमने कितने जो सिस्टम पढ़े हैं वर्गीकरण के, पेपर में प्रश्न आ सकता है। इसको हम नोट ही कर लेते हैं कि ज़्यादा तो डिलीट नहीं कर दिया ना। ये आप इस सारणी को चाहिए कितनी गंदी लगे आपको,
इस सारणी को नोट करोगे आप। ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार के लिए। अब हम पढ़ लेते हैं वर्गीकरण के टाइप। ये खुद एक प्रश्न बन जाता है, तो इसे कैसे कर रहा है भाई, इसको कोई तकलीफ है क्या? वर्गीकरण की प्रणालियाँ बोलेंगे क्या? वर्गीकरण के सिस्टम बोल देते हैं। हमारे पास है एक तो अभी इसने मैं गारंटी नहीं ले सकता कि ये लीनियस का ही है, लीनियस के काल लिखा है, तो भाई लीनियस काल का लिख देते हैं। द्विजगत प्रणाली क्या थे? दो जगत, प्लांटी और एनिमल। क्या आधार था? कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। प्लांटी में फिर क्या क्या आ जाएंगे? तो कोशिका भित्ति किस में होती है? बैक्टीरिया में होती है ना, तो इसमें आ जाएंगे बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया आगे तो साइना बैक्टीरिया अपन अंडरस्टूड है, आएगा ही आएगा। और इसमें क्या आ जाएगा? जितने भी आज के टाइम में पादप है वो आप समझ लो, आप कौन कौन से, मोस, फर्न, और जो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म होते हैं वो भी, और जिम्नो भी अंडरस्टूड है, मैं लिखूँगा नहीं उसको। और एनिमल में क्या आ जाएंगे? बच्चे हुए जितने भी हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक व्हिटेकर की 5 जगत जो हमने पढ़ दी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमिलिया। फिर हम पढ़ते हैं 3 डोमेन 6 किंगडम। 3 डोमेन कौन कौन से हैं? तो 3 डोमेन है ये, मोनेरा को ही तोड़ देते हैं। इसमें जो खेल है ना सारा मोनेरा का, ये ध्यान रखना। तो दोनों के ऊपर मोनेरा लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हो जाए। मोनेरा, और मोनेरा का कौन सा टाइप? मोनेरा मतलब, अब जब भी मैं मोनेरा लिखूँ बैक्टीरिया समझो इसको, क्या ये बैक्टीरिया, और ये भी मोनेरा क्या है? बैक्टीरिया। पर हम कौन से बैक्टीरिया की बात करेंगे? आर्की बैक्टीरिया, प्राचीन बैक्टीरिया। जैसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ना, प्राचीन चीज़ों का अध्ययन करने वाला डिपार्टमेंट, आर्की बैक्टीरिया। और ये यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हिंदी में आद्य बैक्टीरिया भी कहते हैं। और यू बैक्टीरिया का अर्थ होता है वास्तविक बैक्टीरिया। यू का मतलब वास्तविक, जिसमें वास्तविक केंद्र होता है वो यूकेरियोटिक होता है, और जो वास्तविक बैक्टीरिया है वो वास्तविक यू बैक्टीरिया है। यू मतलब वास्तविक। शब्दों का तो बताओ तो आप 5-6% एक्स्ट्रा ऐसे ही कर दोगे। यू मतलब वास्तविक, और जिनमें वास्तविक केंद्रक को हो यूकेरियोटिक। कैरियो का मतलब केंद्रक, यूकेरियोटिक वास्तविक केंद्रक वाले। प्रोकैरियोटिक कच्चे केंद्रक वाले। कच्चा केंद्रक मतलब केंद्रक नहीं होता। वास्तविक बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया का नाम कैसे? आद्य। आद्य का मतलब जो पृथ्वी की प्राचीन कंडीशंस में थे, जीवित रह गए थे, जो पृथ्वी की शुरुआती कंडीशन में, यानी कौन सी? नमकीन, अत्यधिक लवणीय जल। अत्यधिक लवणीय जल और अत्यधिक अम्लीय जल, अत्यधिक गर्म जल। ये अत्यधिक एक्सट्रीम कंडीशन में
ज़िंदा रह सकते हैं। और ये इनमें एक जो सबसे फेमस नाम आता है वो था मेथेनोजेन। ये आज भी जिंदा है मेथेनोजेन। मेथेन का उत्पादन करते हैं। और मेथेन कौन से जीव के शरीर में उत्पादन होता है? रूमिनेंट के, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं ना, ये। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें भी। मेथेनोजेन किसके एग्जाम्पल है? आर्किबैक्टीरिया के। और ये क्या बनाते हैं? मीथेन। और कहाँ मिलेंगे आपको ये आपको मिलेंगे दलदली क्षेत्र में और जुगाली वाले जानवर होते हैं जिनको रूमिनेंट बोलते हैं। ये भी एक बार रीट में प्रश्न आया था, रूमिनेंट किसको बोलते हैं? जुगाली करने वाले जानवर जिनके पेट में 2 आमाशय होते हैं। एक में कच्चा आधा बच्चा हुआ होता है जो वापस वो मुंह तक लाते हैं, जुगाली करते हैं, वापस भेज देते हैं, उनको रूमिनेंट बोलते हैं। और इनके आंतर में मिलता है मेथेनोजन और ये मीथेन बनाते हैं। और दुनिया की जो मीथेन होती है ना, जितनी भी मीथेन उत्पादित होती है उसका सबसे बहुत बड़ा हिस्सा होता है ये इन्हीं जुगाड़ी करने वाले जानवरों से आते हैं। तो रूमिनेंट के आंतर में होते हैं मेथेनोजन, मीथेन निकालने वाले। और दलदली क्षेत्र में कैसे मिलता है? तो दलदली क्षेत्र में जो पेड़ पौधे होते हैं जो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, तो वो उन्हीं का मीथेन बनाते हैं सड़ा गलाकर। मीथेन जिसको प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। बैक्टीरिया, इसको वास्तविक बैक्टीरिया बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जब हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं तब इसी बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे होते हैं अपने। अंतर क्या है? ये तो सिर्फ इनका निवास के आधार पर अंतर है। पर हमने क्या पढ़ा था कि निवास तो आधार ही नहीं है, तो फिर इनका आधार क्या है? इनका वास्तविक जो अंतर होता है ना आद्य बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का, ये इम्पोर्टेंट है। ये वास्तविक अंतर होता है ना, वास्तविक आधार, वो होता है इनकी कोशिका झिल्ली। अरे मूर्ख, कौन झिल्ली? कहीं आधार ही नहीं बनाया जाता, कोशिका भित्ति। मूर्ख बोला उसके लिए, सॉरी। और ये हो गया। इसमें 6 किंगडम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको भी एक किंगडम मान लेते हैं फिर, और इसको भी एक किंगडम मान लेते हैं। बाकी 4 किंगडम तो वो है ही। कौन से? प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, वो सब। तो ये टोटल कितने किंगडम हो गए? 6 किंगडम। तो 3 डोमेन 6 किंगडम प्रणाली है ये, इसको नोट कर लो आप। बस, तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार के लिए समराइज कर लेते हैं। प्रश्न आता है कि लिनियस के समय में जो वर्गीकरण थे वो द्विजगत था। कौन थे? प्लांटी और एनिमेलिया। फिर आता है ये, वर्तमान में 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये आधार याद करोगे ऊपर से नीचे तक। फिर प्रश्न आता है कि कोशिका भित्ति किसकी कैसी होती है? तो मोनेरा की सेलुलोज वाली होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में होती है। ये प्रोटिस्टा है, ये वो वर्ग है जो जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें सब उनको डाल देते हैं जो किसी और में फिट नहीं बैठते, इसकी पहचान है। और फंगस जो होता है उसमें सेल्यूलोज की नहीं होती, काइटिन की होती है। प्लांटी में सेल्यूलोज की होती है, एनिमेलिया में होती नहीं है। केंद्र की झिल्ली, मोनेरा में केंद्र की झिल्ली नहीं होती, तभी तो इसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोटिस्टा में यू मतलब असली, कैरियो यानी केंद्र, असली केंद्रक होता है। और असली केंद्रक उसको मानते हैं जिसमें केंद्र के बाहर एक परत झिल्ली होती है और जिसमें अंदर डीएनए होता है। मोनेरा में क्या होता है? बैक्टीरिया तो है पर अंदर डीएनए सीधा ही पड़ा है। ये झिल्ली बैक्टीरिया की है, ये केंद्र की झिल्ली है। इसमें मतलब ऐसा सिस्टम है, जीव की झिल्ली, कोशिका की झिल्ली, अंदर केंद्र की अलग से झिल्ली। इसमें केंद्र की कोई झिल्ली नहीं होती, इसको प्रोकैरियोट बोल देते हैं। तो ये उसमें पढ़ा है, आप वापस देख लेना। फिर हमने पढ़ा है वेटेकर में 5 जगत वर्गीकरण होता है। 5वां जगत आपको याद रखना है, वर्गीकरण का आधार याद रखना है। ये एक नया शब्द है जातिवृत्तीय संबंध, ये भी आप याद रखोगे। और फिर आप ये ध्यान रखोगे कि पुराना जो द्विजगत प्रणाली थी उसमें किस किस को प्लांट में डाला गया था, नहीं आधार क्या था? कोशिका भित्ति। और फिर आप ये 3 डोमेन सिस्टम भी इसमें याद रखोगे। ये चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। अगर हम इसको गौर से पढ़ें, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। और फिर यहाँ पे देखो 4 प्रकार के बैक्टीरिया दिए गए हैं। मोनेरा जगत, इसको नोट ही रखोगे हमेशा। मोनेरा यानी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया होते हैं 4 प्रकार के, गोलाकार जिसको कोकाई कहते हैं, छड़ाकार जिसको बेसिलस कहते हैं, और थोड़े लंबे से स्पाइरल की तरह जिसको स्पाइरेला कहते हैं, और कोमाकार जिसको विब्रियो कहते हैं। ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये आप साथ में याद रखोगे। इस पेज तक इतना ही। गुड नाइट।